हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी किताब भारत, लोग और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग भू संसाधन तथा कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग भू संसाधन और कृषि को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूमि एक बहुमूल्य संसाधन है और हम भूमि का जो प्रयोग है ये विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि आवास बनाने के लिए, कृषि कार्यों के लिए या फिर उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। तो मनुष्य जो है भूमि को उत्पादन, रहने या फिर विभिन्न प्रकार की जो मनोरंजक गतिविधियां हैं उनमें संसाधन के तौर पर इसे इस्तेमाल करता है। अब देखिए यहाँ पर भू उपयोग वर्गीकरण की बात की गई है कि भू उपयोग का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो भू उपयोग वर्गीकरण के लिए यहाँ पर दो संस्थाएं उत्तरदायी हैं, एक तो भू राजस्व विभाग और दूसरा है यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब देखिए दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये केंद्र सरकार के अधीन है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, और भू राजस्व विभाग जो है राज्यों के जो राज्य सरकारें होती हैं उनके अधीन होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। इन दोनों में मूलभूत अंतर ये होता है, यानी जो आपका भू राजस्व विभाग है ये राज्यों की जो सरकारें हैं उनके अधीन होता है, और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। तो भू राजस्व विभाग जो है भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है, यानी भू उपयोग के बारे में जो भी रिकॉर्ड है वो भू राजस्व विभाग रखता है। भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि भू उपयोग की जो भी कैटेगरी बनाई गई है उनका योग जो है जो कुल प्रतिवेदन है, यानी जितनी क्षेत्रों की रिपोर्टिंग की गई है उस क्षेत्र के बराबर होता है, और ये भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्र कैसे देखा जाता है। तो भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी देने का जो दायित्व है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। तो भारत की जो प्रशासकीय इकाइयां हैं इनके भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का जो दायित्व है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। अब जैसे मान लीजिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग सैटेलाइट आधारित जो आंकड़े होते हैं वो उठाता है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने बता दिया कि यूपी का क्षेत्रफल इतना है, यूपी का क्षेत्रफल भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने बता दिया। अब उस क्षेत्रफल में ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर जगह समतल मैदान हो, हर जगह मतलब खेती बाड़ी हो, जरूरी नहीं है। तो कुछ ऐसे स्थान भी होंगे जो कि बिल्कुल बेकार पड़े होंगे, पहाड़ी या फिर पठारी स्थान भी होंगे जहां पर खेती करना दुर्गम है या फिर वहां पर जाना दुर्गम है। तो जो भू राजस्व विभाग है वो ये क्या करता है, मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल है ना, ये पूरा यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है इसकी जानकारी जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने दे दी है। तो यहाँ पर जितने भी क्षेत्र की रिपोर्टिंग भू राजस्व विभाग करेगा उसी क्षेत्र के बारे में, उसके उपयोग के बारे में ही जानकारी भू राजस्व विभाग के पास होगी, बाद बाकी की जानकारी इसके पास नहीं होगी। तो यहाँ पर अंतर भी बताया गया है कि भू राजस्व और सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या फिर अधिक हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि भू राजस्व विभाग ने जितने क्षेत्र की रिपोर्टिंग की है वो या तो कम हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या करता है, ये कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित होता है और ये स्थायी होता है, क्योंकि ये सैटेलाइट आधारित आंकड़े होते हैं। तो सैटेलाइट आधारित जो आंकड़े होते हैं वो बदलते नहीं है, तो यहां पर क्या ये आंकड़े स्थायी होते हैं। जबकि जो भू राजस्व विभाग की रिपोर्टिंग होती है वो मैनुअली की जाती है, मैनुअली ये लोग जाकर देखते हैं इनके जो भी रिकॉर्ड में जो जो डेटा होता है, जो भी मतलब जैसे रजिस्ट्री वगैरह की जाती है, जमीनें खरीदी बेची जाती हैं, उन सबका जो डेटा होता है उसके आधार पर ये आंकड़े निकालते हैं। तो यहाँ पर ये इनका जो है रिपोर्टिंग क्षेत्र जो है कम या फिर ज्यादा हो सकता है, जबकि जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है इसके बारे में रिपोर्टिंग जो की जाती है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की जाती है और ये सैटेलाइट आधारित होती है। तो इसका जो डेटा है वो स्थायी होता है। यहां पर भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाए गए भू उपयोग वर्गीकरण के बारे में बात की गई है, जो कि 9 प्रकार से किया गया है। आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि अगर आपसे कहीं परीक्षा में पूछा जाए कि भू राजस्व विभाग ने भू उपयोग का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया है, तो ये 9 प्रकार में किया है। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है यहां पर वनों के अधीन क्षेत्र। देखिए वनों के अधीन क्षेत्र में वर्गीकृत वन क्षेत्र आ जाता है और वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र आ जाता है। ये दोनों पृथक हैं, इन दोनों में अंतर होता है। अगर हम वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि कोई क्षेत्र है वहां पर वास्तविक रूप से वन मौजूद है तो उसे वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र कहा जाएगा। वहीं वर्गीकृत वन क्षेत्र की बात करें तो इसका मतलब यह कि सरकार ने किसी एरिया को वर्गीकृत वन क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है इन फ्यूचर वहां पर वन विकसित हो सकते हैं, और भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत अपनाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो भू राजस्व के अभिलेख हैं उसमें जो वर्गीकृत वन क्षेत्र है या वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र है उसमें यही परिभाषा अपनाई गई है। सेकंड है यहाँ पर बंजर व व्यर्थ भूमि। बंजर व व्यर्थ भूमि वो भूमि है
जिसे हम लोग वर्तमान प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी भूमि को हम लोग बंजर या फिर व्यर्थ भूमि कहते हैं। जैसे कि बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, खड्ड, ये सब क्या है, ये सब कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किए गए हैं। तीसरा है यहां पर गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। देखिए, गैर कृषि कार्यों का मतलब यह है कि ऐसे कार्य जिसमें खेतीबाड़ी शामिल नहीं है, उन कार्यों में डिवाइड भूमि के बारे में बात की गई है। इस संवर्ग में बस्तियां आ जाती हैं, ग्रामीण और शहरी अवसंरचनाएं हैं जैसे सड़कें, नहरें या फिर रोड वगैरह, रेल लाइन वगैरह, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। उद्योगों, दुकानों आदि हेतु जो भूमि दी जाती है वो सब गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिनों दिन जैसे जैसे नगरीकरण और शहरीकरण बढ़ रहा है, तो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में वृद्धि हो रही है। तो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में वृद्धि होने से जो ये वाला संवर्ग है, यानी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वाला संवर्ग है, इसके भू उपयोग में भी वृद्धि लगातार होती जा रही है। चौथा है यहां पर स्थायी चरागाह क्षेत्र। देखिए, इस प्रकार की अधिकतर भूमि जो होती है वो ग्राम पंचायत या फिर सरकार के स्वामित्व वाली भूमि होती है, और ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को यहां पर साझा संपत्ति के संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरे ग्राम समाज का यहां पर अधिकार होता है। पांचवा है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। देखिए, यहां पर बताया भी गया है यहां पर ब्रैकेट में कि जो बोए गए निवल क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी जो विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र होता है, जो खेतीबाड़ी का जो निवल क्षेत्र होता है, उसमें ये शामिल नहीं होता है। तो यहां पे बताया गया कि इस संवर्ग में वह भूमि शामिल है जिस पर उद्यान या फिर फलदार वृक्ष हैं, और इस प्रकार की जो अधिकतर भूमि है ये व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होती है, तो ये जो है बोए गए निवल क्षेत्र में शामिल नहीं होती है। छठवें प्रकार की है यहां पर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। देखिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी गया है कि किसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भू राजस्व अभिलेखों में कहा गया है कि वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों या फिर अधिक समय तक पड़ती या फिर कृषि रहती है, वो इस संवर्ग में शामिल की जाती है। यानी ऐसी भूमि जो पिछले 5 वर्षों से जिस पर खेती ना की गई हो या फिर अधिक समय तक वो खाली पड़ी रही हो या फिर उस पर खेती नहीं की जा रही हो, तो वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में शामिल होती है। भविष्य में इसमें भूमि उद्धार तकनीक के द्वारा इसमें सुधार करके इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अगला है यहां पर वर्तमान पड़ती भूमि। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये भी कि वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है वो वर्तमान पड़ती भूमि कहलाती है। आप लोग जानते हैं कि भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसान जो होते हैं फसल काटने के बाद उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि भूमि अपनी उर्वरता फिर से प्राप्त कर सके। तो भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का पड़ती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। 8वां प्रकार है पुरातन पड़ती भूमि। देखिए, पुरातन पड़ती भूमि भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय के लिए यह कृषि रहित रहती है। देखिए, तीनों ही ये काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में तीनों ही कॉन्सेप्ट ये पूछे गए हैं। 9वां है यहां पर निवल बोया क्षेत्र, यानी नेट एरिया सोन। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर भारत में भू उपयोग परिवर्तन के बारे में बात की गई है। ये कैसे भारत में भू उपयोग में परिवर्तन आ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी क्षेत्र में भू उपयोग में जो भी परिवर्तन आता है वो वहां पर जो अधिकतर आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन पर निर्भर करता है। अगर हम भारत की बात करें तो आजादी से पहले भारत का अधिकांश जो तबका था, भारत का एक बड़ा हिस्सा जो था वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न था। लेकिन आजादी के बाद जैसे देश हमारा आजाद हुआ है, हमारे देश में जब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पर बल दिया गया है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पर बल दिया गया है। तो ऐसे करके आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग थे जो पहले कृषि कार्यों में संलग्न थे, अब वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने लगे हैं। तो भूमि उपयोग में भी यहाँ पे परिवर्तन आया है। लोग जो है प्राथमिक कार्यों को छोड़कर अब द्वितीय और तृतीयक क्रियाकलापों में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज बोली गई है कि यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि जो है अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। यानी भूमि तो स्थायी रहेगी लेकिन भूमि का जो उपयोग है वो समय के साथ बदल जाएगा। तो यहाँ पर भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन यहाँ पे बताए गए हैं। पहला परिवर्तन है कि अर्थव्यवस्था का जो आकार है ये समय के साथ बढ़ता है, जो कि बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर और उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसे इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। इस समय के साथ साथ क्या होता है, अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था का मतलब एक वर्ष में जितना भी लेन देन होता है, जितना भी आपका जीडीपी की ग्रोथ होती है वो सब अर्थव्यवस्था में काउंट होती है। तो अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर और उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसे यानी मिलते जुलते से कारक हैं, इन पर ये डिपेंड करता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, समय के साथ जो भूमि है उस पर भी दबाव बढ़ता है और सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, जब
लगातार जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या में लोगों का जो आर्थिक संरचना है या आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव आएगा, तो क्या होगा, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों की जो खाद्यान्न इत्यादि की जरूरतें हैं वो भी बढ़ेंगी। ऐसे में जो जमीन है उस पर दबाव पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसी जमीन है जिन पर खेती नहीं की जाती है उन पर भी खेती की जानी स्टार्ट की जाएगी। तो यहाँ पर वही चीज बोली गई है। इससे क्या होता है, परिणामस्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है और जो सीमांत भूमि है यानी मार्जिनल लैंड है, ऐसी भूमि जिस पर हम खेती नहीं कर रहे थे, उसको भी हम लोग प्रयोग में लाने लगते हैं। सेकंड यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है कि समय के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था की संरचना है इसमें भी बदलाव आता है। जैसा कि हमने बताया था कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश का एक बहुसंख्यक तबका कृषि कार्यों में संलग्न था, लेकिन जब देश आजाद हो गया है, देश में आर्थिक प्रगति स्टार्ट हो गई है, तो हमारे यहाँ द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर को भी बल मिला है। तो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे जो कृषि भूमि है वो गैर कृषि संबंधी कार्यों में प्रयुक्त होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कोई वेयर हाउस बना हुआ है। पहले यहाँ पर कभी खेती होती होगी, लेकिन समय के साथ साथ जब यहाँ पर द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जमीन का जो प्राथमिक कार्यों में यूज था वो द्वितीय और तृतीय कार्यों में यूज होने लगा। इसके अलावा तीसरी कंडीशन दी गई है, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में जो योगदान है ये कम होता जाता है, क्योंकि उस समय सेकेंडरी और टर्शियल सेक्टर जो है उसका योगदान बढ़ जाता है और जो कृषि क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, इनका अर्थव्यवस्था में योगदान कम हो जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि जब देश में लगातार प्रगति बढ़ती जाती है, द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप बढ़ते जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, जनसंख्या तो फिर भी रोटी खाएगी, जनसंख्या को तो फिर भी भोजन चाहिए, तो जमीन पर दबाव कम नहीं होता है। तो यहां पर वही बोला गया कि भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का जो दबाव है ये फिर भी कम नहीं होता है। यहां पर 1950-51 और 2014-15 के जो आंकड़े हैं उनको कंपेयर किया गया है। यहां पर बताया गया है कि वर्ष 1950-51 और 2014-15 के दौरान 4 संवर्गों, जिनमें कि वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि, निबल बोया गया क्षेत्र आदि में इनके अनुपात में वृद्धि हुई है। आप यहाँ पर ग्राफ को देख पा रहे हैं, ये आपका वन क्षेत्र है। तो 1950-51 में वन क्षेत्र जो था वो 17% था, जो कि 2014-15 में बढ़कर ये 23.3% हो गया है। गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि की बात करें तो 1950-51 में ये 3.2% थी, जो कि 2014-15 में बढ़कर ये 8.7% हो गई है। स्थायी चरागाहों की बात करें तो स्थायी चरागाहें जो थे 1950-51 में ये 2.3% थे, जो कि बढ़कर 2014-15 में 3.3% हो गए हैं। वर्तमान पड़ती भूमि की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ये 1950-51 में 3.7% थी, जो कि 2014-15 में 4.9% हो गई है। निबल बोया गया क्षेत्र की अगर बात करें तो 1950-51 में निबल बोया गया क्षेत्र जो था वो 41.7% था, जो कि 2014-15 में बढ़कर 45.5% हो गया है। वहीं इसी दौरान जो अन्य 4 संवर्ग हैं, जिनमें बंजर व व्यर्थ भूमि व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि तथा फसल वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्र की और पड़ती भूमि के अनुपात में कमी दर्ज की गई है। अन्य जो 4 हैं उनमें कमी दर्ज की गई है। देखिए यहाँ पर भूमि उपयोग की जो वास्तविक वृद्धि दर है इसके बारे में यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है। जैसे बताया गया है, मान लीजिए अगर हम वर्तमान से जो प्रीवियस वाला आंकड़ा कंपेयर कर रहे हैं तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे हम वास्तविक वृद्धि दर निकालेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है कि निबल बोया गया क्षेत्र, जैसे 2014-15 का आंकड़ा यहाँ पर 1950-51 से कंपेयर किया गया है, तो ये यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया कि निबल बोया गया क्षेत्र 2014-15 का, इसको हम निबल बोया गया क्षेत्र 1950-51 से घटा देंगे और इन सबको हम जो है निबल बोया गया क्षेत्र 1950-51 से भाग दे देंगे, साथ ही साथ यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें भूमि उपयोग की वास्तविक वृद्धि दर पता चल जाएगी। अब यहाँ पर साझा संपत्ति संसाधनों के बारे में बात की गई है। देखिए, संपत्ति संसाधन जो है यानी भू संपत्ति संसाधन जो है, इनको स्वामित्व के आधार पर मोटे तौर पर 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। पहले में आ जाते हैं निजी भू संपत्ति। निजी भू संपत्ति पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व या फिर कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। सेकंड में आ जाते हैं साझा संपत्ति संसाधन। इस वर्ग की जो भूमियां होती हैं ये सामुदायिक उपयोग हेतु, समाज के उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती हैं, यानी गवर्नमेंट के स्वामित्व में ये भूमियां होती हैं। और ये भूमियां जो है पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे कि फल, रेसे, गिरी, औषधि पौधे आदि उपलब्ध कराती हैं। साझा संपत्ति संसाधनों का लोगों के जीवन में क्या महत्व है, जैसे अगर बात करें गांव की, तो गांव में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती है, वो अन्य लोगों के यहाँ खेती बाड़ी के जो कार्य हैं उसमें मजदूरी का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग भी मवेशी वगैरह पालते हैं। अब चूंकि इनके पास खुद की जमीन तो है नहीं, तो ये कहाँ से अपने पशुओं का पालन करेंगे, कैसे अपने पशुओं को चारा वगैरह खिलाएंगे। तो हर गांव में ग्राम समाज के अधीन कुछ सामुदायिक भूमि संसाधन होते हैं जिन पर पूरे ग्राम समाज का अधिकार होता है।
तो इन संसाधनों के जरिए ऐसे जो लोग हैं, यानी भूमिहीन जो किसान वगैरह हैं या फिर गरीब घरों की महिलाएं हैं जो कि ईंधन वगैरह के लिए इधर उधर से लकड़ी बीन कर लाती हैं, तो वो इस ऐसी ज़मीन से इन संसाधनों को एकत्रित करके अपनी आजीविका चला सकती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों, महिलाओं और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है। साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, जहां पर सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकार होता है। तो सामुदायिक वन, चरागाहों, ग्रामीण जलीय क्षेत्र और जो अन्य सार्वजनिक स्थान है, ये साझा संपत्ति संसाधन के उदाहरण हैं। अब आगे यहां पर भारत में कृषि भू उपयोग के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कृषि उत्पादन में जो भूमि का योगदान है वो अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है। यानी कहने का मतलब यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जितनी भूमि की आवश्यकता पड़ती है उससे ज़्यादा भूमि की आवश्यकता कृषि उत्पादन में पड़ती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एकमात्र साधन कृषि क्रियाकलाप है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो पूंजी है वो जमीन के रूप में होती है। जिन व्यक्तियों के पास खुद की जमीन है वो आसानी से कृषि क्रियाकलाप कर पाते हैं और जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं है वो दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी करते हैं या फिर अन्यत्र रोजगार के लिए जाते हैं। जो लोग खेती बाड़ी के कार्यों में मजदूरी करते हैं, कृषि मजदूर होते हैं, उनके पास पूरे वर्ष रोजगार नहीं होता है। यही कारण है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति के पास खुद की जमीन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गरीबी के चक्र में फंसा हुआ होता है। भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को भी प्रभावित करती है, जो कि अन्य कार्यों में नहीं है। अगर हम द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक में देखें तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में भूमि की गुणवत्ता से वहाँ पे कोई संबंध नहीं है, लेकिन खेतीबाड़ी के कार्यों में कृषि उत्पादकता में भूमि की गुणवत्ता का अहम रोल है। इन सब के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूस्वामित्व है इसका आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त इसका सामाजिक मूल्य भी होता है। आर्थिक मूल्य का सेंस ये है कि अगर व्यक्ति के पास कोई संकट आता है, कोई आर्थिक संकट आता है, जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई या फिर कोई खुद की स्वयं की परेशानी लग गई, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी जमीन वगैरह बेचकर उससे उबर सकता है, उस संकट को टाल सकता है। इन सब के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके पास खुद की जमीन होती है उसकी भी समाज में एक वैल्यू होती है, समाज में प्रतिष्ठा होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूस्वामित्व है इसका आर्थिक मूल्य के साथ साथ इसका सामाजिक मूल्य भी है। यहां पे बताया गया है कि समस्त कृषि भूमि संसाधनों का अनुमान अर्थात समस्त कृषि योग्य भूमि, निबल बोया गया क्षेत्र तथा सभी प्रकार की पड़ती भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों के योग से लगाया जा सकता है। यानी सभी जो कृषि भूमि संसाधन है इनके अनुमान में हम लोग निबल बोया गया क्षेत्र, सभी प्रकार की पड़ती जमीन और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का योग करके हम सभी कृषि भूमि संसाधनों का अनुमान लगाते हैं। यहाँ पर जो टेबल दी गई है, टेबल 3.1, इससे निष्कर्ष निकलता है कि पिछले वर्षों में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि का जो प्रतिशत है ये कम हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भू राजस्व विभाग ने जो भी क्षेत्र की रिपोर्टिंग की है उन रिपोर्टिंग में जो कृषि भूमि का प्रतिशत है उसमें कम हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1950-51 का डेटा है और 2014-15 का डेटा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कृषि योग्य बंजर भूमि, यहाँ पर इसमें कमी आई है। पुरातन पड़ती भूमि, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कमी आई है। वर्तमान पड़ती भूमि, इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें बढ़ोतरी हुई है। और निबल बोया गया जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें पहले की तुलना में निबल बोया गया क्षेत्र जो था 1950-51 में कम था, लेकिन बाद में ये बढ़ गया है। अगर इन सबका समस्त करके देखें, टोटल करके देखें, तो हम ये पाते हैं कि सकल कृषि योग्य भूमि जो थी 1950-51 में 39.5% थी, जो कि घटकर अब 2014-15 में 58% रह गई है। यानी यहाँ पर वही चीज बोली गई है कि यहाँ पर समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि का जो प्रतिशत है इसमें कमी आई है। कृषि योग्य वृत्त भूमि संवर्ग में कमी के बावजूद जो कृषि योग्य भूमि है इसमें भी कमी आई है। यानी इस दूसरे वाले संवर्ग के अलावा यहाँ पर एक कृषि योग्य जो भूमि है इसमें भी कमी आई है। यहाँ पे बताया गया कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि भारत में जो निबल बोया गया क्षेत्र है इसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित हैं। यानी हमारे पास सीमित जमीन है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जमीन हो, हमारे पास सीमित जमीन है और सीमित जमीन के अकॉर्डिंग हमें इस तरह की प्रौद्योगिकी अपनानी है कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो और हमारे भारत के लोगों का पेट भर सके। फसल गहनता की गणना यहां पर निम्न प्रकार से की जाती है। कृषि गहनता अर्थात सकल बोया गया क्षेत्र अपॉन निबल बोया गया क्षेत्र इंटू 100, तो ऐसे करके कृषि गहनता की गणना की जाती है। अब यहां पर भारत में फसल ऋतुओं के बारे में बात की गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने क्लास 9th में भारत की भौगोलिक अवस्थिति और भारत की जलवायु के बारे में पढ़ा है। आप लोग ये भी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा इस तरह से भारत के जो
मध्य वाला रीजन है, इस रीजन से होकर गुजरती है और देश को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो भाग है ये उष्णकटिबंध में आता है, यानी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं उष्णकटिबंध में आता है, और कर्क रेखा के उत्तर वाला जो भाग है ये उपोष्णकटिबंध में आ जाता है। इसके अलावा जो उत्तर वाला पार्ट है, यानी ये वाला उत्तर वाला कर्क रेखा के उत्तर वाला जो पार्ट है ये समुद्र से भी दूर स्थित है। तो समुद्र से दूर होने की वजह से ये समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर उत्तर वाले पार्ट में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय जलवायु में गर्मी के सीजन में भयंकर गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, इस वाले खंड की बात करें, तो चूंकि ये हिस्सा उष्णकटिबंध में आता है, इसके अलावा ये हिस्सा तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र के समकारी प्रभाव के अधीन भी ये रहता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो जो उत्तर भारत वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें प्रमुख रूप से जो तीन फसल ऋतुएं देखने को मिलती हैं, जबकि दक्षिण भारत में हमें इस तरह की प्रमुख तीन फसल ऋतुएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि हमारे देश के उत्तरी और आंतरिक भागों में तीन प्रमुख फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, खास करके उत्तर वाले पार्ट में, और देश का जो आंतरिक भाग है उसमें तीन प्रमुख फसल ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं। तो पहली ऋतु है खरीफ की ऋतु। तो देखिए खरीफ की फसलें जो है अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का समय जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है, तो इसी समय खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें शामिल हैं, जैसे कि चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा और अरहर, ये सब शामिल हैं। तो ये सब बोई जाती हैं। रबी की ऋतु की बात करें तो रबी की ऋतु जो है अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर ये मार्च अप्रैल में समाप्त होती है, और इस समय कम तापमान शीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसलों की बुआई में सहायक होता है। इस समय कम तापमान होता है जो कि शीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जो फसलें होती हैं इनकी बुआई में सहायक होता है। तो इस समय गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ, ये सब फसलें उगाई जाती हैं। अब देखिए वहीं इसी समय जिस समय उत्तर भारत में खरीफ का सीजन होता है, तो वहीं दक्षिणी राज्यों में चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली की खेती की जाती है। जिस समय उत्तर भारत में रबी का सीजन होता है उस समय दक्षिणी राज्यों में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली यही खेती होती है। अब जायद की बात करें तो जायद एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो कि रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है, यानी कि ये मार्च से प्रारंभ होती है। और इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारे की जो फसलें हैं इनकी कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है, यानी सिंचाई के साथ ये खेती जो है की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जायद जो है, जायद ऋतु अप्रैल से लेकर जून के बीच में होती है, और इस समय उत्तर भारत के राज्यों में वनस्पति, सब्जियां, फल, चारे फसलें उगाई जाती हैं। वहीं इसी समय दक्षिणी राज्यों में चावल, सब्जियां या फिर चारा या फसलें उगाई जाती हैं। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, दक्षिणी राज्यों में जो चावल है यहाँ पे लगभग तीनों सीजनों में उगाया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि पृथक फसल ऋतुएं जो हैं ये देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी भी उष्णकटिबंधीय फसल की बुआई में सहायक है। जैसा कि हमने आपको बताया था, क्योंकि ये हिस्सा कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है तो ये उष्णकटिबंध में आता है, और तीन तरफ से समुद्र से घिरे होने की वजह से यहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव भी रहता है। तो यहाँ पर कोई स्पष्ट शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, यहाँ पे वर्ष भर तापमान उच्च रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय फसलें बोए जाने के लिए ये अनुकूल है। इसलिए देश के इस भाग में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक कृषि वर्ष में एक ही फसल 3 बार उगाई जा सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चावल की फसल यहाँ पर एक फसल वर्ष में 3 बार उगाई गई है। आगे यहाँ पर कृषि के प्रकार बताए गए हैं। देखिए आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि यानी बारानी कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले सिंचित कृषि, नहीं ऐसी कृषि जो कि सिंचाई के जरिए की जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी सिंचित कृषि में सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है। जैसे इसमें एक तो आ जाती है रक्षित सिंचाई कृषि, प्रोटेक्टिव इरिगेशन फार्मिंग आ जाती है। तो इसका उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है। इसमें वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पर रक्षित सिंचाई कृषि में क्या है, पहले तो यहाँ पर जितनी भी वर्षा हो जाए उससे जल की आपूर्ति की जाती है, और बाद में जो कमी रह जाती है उसके लिए ये लोग सिंचाई करते हैं। सेकेंड है इसी में उत्पादक सिंचाई कृषि। उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। यानी इसमें जो जल के निवेश की जो मात्रा होती है वो रक्षित सिंचाई कृषि की तुलना में ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर केवल आपूर्ति करने के लिए सिंचाई नहीं करते हैं, बल्कि इनका उद्देश्य यही है कि सिंचाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से इसका नाम उत्पादक सिंचाई कृषि रखा गया है। तो इसमें जल निवेश की जो मात्रा है रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। सेकेंड है यहाँ पर वर्षा निर्भर कृषि। देखिए वर्षा निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर 2 वर्गों में डिवाइड की जाती है।
एक तो इसमें आ जाती है शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि, इनमें ये बांटी जाती है। भारत में जो शुष्क भूमि खेती है ये मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, और इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जो हैं जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार, जो कि चारा फसलें, ये सब इनमें उगाई जाती हैं क्योंकि ये फसलें जो हैं शुष्क भूमि में उगने में सक्षम हैं। वहीं इसमें वर्षा निर्भर कृषि में जो सेकंड कृषि है वो है आर्द्र भूमि कृषि। तो आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है, यानी यहाँ पर वर्षा इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर पौधों की जितनी जल की जरूरत है उससे ज़्यादा पानी उपलब्ध होता है। तो इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि चावल, जूट, गन्ना आदि। इसके अलावा ताजे पानी की जल कृषि भी यहाँ पे की जाती है। ताजे पानी की जल कृषि में जैसे ताजे पानी की जो मछलियाँ वगैरह हैं ये सब पाली जाती हैं, तो ये सब खेती भी यहाँ पर की जाती है। अब हम लोग यहाँ पर भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देश का जो समस्त बोया गया क्षेत्र है इसके 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाजों और दालों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अनाजों की। तो देखिए, जैसा कि आप लोग ऊपर देख चुके हैं कि हमारे यहाँ जो समस्त बोया गया क्षेत्र है उसके 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें हमारी उगाई जाती हैं। तो अनाज की बात करें तो भारत में कुल बोए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। भारत जो है विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ पर आपके लेटेस्ट आंकड़े हैं, तो अनाज उत्पादन के मामले में भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। ये महत्वपूर्ण है। भारत जो है विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है जिनमें उत्तम अनाजों में आपके चावल, गेहूं आ जाते हैं, और मोटे अनाजों में आपके ज्वार, बाजरा, मक्की, रागी ये सब आ जाते हैं। इनमें वर्गीकृत किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर भारत के जो मुख्य अनाज हैं उनको देखेंगे। अनाजों में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चावल की। तो चावल जो है भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन है और देश के कुल बोए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। यानी हमारे देश में जितना भी क्षेत्र बोया जाता है उसके 25% भाग पर चावल की खेती होती है। भारत जो है विश्व का 26% चावल उत्पादन करता है और चीन के बाद भारत का जो है विश्व में सेकंड स्थान है। ये चावल उत्पादन के मामले में चाइना जो पहले स्थान पर आता है और भारत जो है सेकंड स्थान पर आता है। देखिए ये आंकड़े जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, 2023 के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। चावल की अगर हम बात करें तो चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है और इसकी लगभग 3000 से अधिक किस्में अलग अलग प्रकार की जलवायु में बोई जाती हैं। चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। चावल का यहाँ पे वर्गीकरण बताया गया कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 76% सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि प्रोटीन इसमें 6 से लेकर 7% पाया जाता है और वसा जो है 2.5% न्यून मात्रा में विद्यमान होता है। इसकी जो खेती है वो पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु जो सिंचित क्षेत्र हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर इनकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डार्क वाले जो रीजन आप देख पा रहे हैं पूर्वी भारत के, ये प्रमुख चावल के क्षेत्र हैं, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। वहीं ये वाले जो लाइट वाले आप रीजन देख रहे हैं गौड़ चावल के क्षेत्र हैं, यानी ये सिंचाई के अधीन चावल का क्षेत्र है। दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं, जिन्हें ओस जो है यहाँ पर शरदकालीन चावल की फसल है, अमन जो है यहाँ पर शीतकालीन चावल की फसल है और बोरो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन चावल की फसल को कहा जाता है। हिमालय और देश के उत्तर पश्चिम भागों में यह दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। यानी जो आपका उत्तर पश्चिम वाला ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन में चावल की जो फसल है ये खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। इसके अलावा जो समस्त दक्षिण भारत है और आपका जो वेस्ट बंगाल वाला ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर चावल जो है 12 मासी, यानी कि एक साल में जो 3 सीजन होते हैं, एक कृषि वर्ष में 3 फसलें उगाने के जो सीजन होते हैं उन तीनों में ही उगाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्पादन की दृष्टि से वर्ष 2021-22 में पश्चिम बंगाल 16.65 मिलियन टन, उत्तर प्रदेश 15.66 मिलियन टन और पंजाब जो है 12.18 मिलियन टन का क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। यानी कहने का मतलब ये चावल उत्पादन की दृष्टि से वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर आता है, उसके बाद सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं 2021-22 के आंकड़े हैं। चावल की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है वो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में अधिक है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा जो है पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है।
चूंकि इन राज्यों में हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी, तो हरित क्रांति के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रों में या चावल की खेती प्रारंभ की गई थी। इसकी जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो वर्षा निर्भर क्षेत्र हैं उनमें कम है। तो आपको ध्यान देना होगा कि इसकी जो पैदावार है जो यहाँ पर जो पूरी तरह से वर्षा निर्भर क्षेत्र है उनमें कम है, जबकि जो सिंचित क्षेत्र हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब जैसे जो सिंचित क्षेत्र हैं जो सिंचाई पर ही निर्भर हैं, यहाँ पे पैदावार इसकी ज़्यादा है। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की पहली बोनी प्रजाति जया थी। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अतिरिक्त फैक्ट मैंने यहाँ पर रखा है, पूछा भी गया है कि भारत में जो कृषि निदेशालय जो धान की पहली बोनी प्रजाति विकसित की थी उसका नाम क्या था? जया नाम था। चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक विज्ञान की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावल का निर्माण किया है और इसे गोल्डन राइस का नाम दिया है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है कटक, उड़ीसा के कटक में स्थित है। यह भी कई बार पूछा गया है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, किस राज्य में पड़ता है? ये उड़ीसा में है और उड़ीसा के कटक में है ये। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका प्रथम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र ये वाराणसी में है और इसकी स्थापना दिसंबर 2018 में की गई थी। खैरा जो है ये धान में लगने वाला एक प्रमुख रोग है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। अब देखिए चावल के बारे में बताया गया कि पॉलिश किए हुए चावल की जो ऊपरी परत है इसमें विटामिन B1 जिसको थायमिन कहा जाता है इसका अभाव पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं जो आपको मार्केट में देखने में अच्छे लगते हैं, तो उसमें पॉलिश करने की वजह से जो उसकी ऊपरी परत होती है उसमें से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है और चावल को बहुत ज़्यादा धोने से भी इसका जो विटामिन B1 है ये नष्ट हो जाता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। डपोक विधि के द्वारा जापान और फिलीपींस में चावल की खेती की जाती है। सेकंड यहां पे खाद्यान्न में आ जाता है गेहूं। देखिए भारत में चावल के पश्चात गेहूं जो है ये भारत के लोगों का दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत जो है विश्व का 14% गेहूं उत्पादन करता है। यहां पर मैंने 2023 के आंकड़े रखे हैं, लेटेस्ट आंकड़े हैं। गेहूं के उत्पादन में चीन जो है पहले स्थान पर आता है। भारत और रूस क्रम से जो है द्वितीय और तृतीय स्थान पर है, यानी सेकंड पर भारत आता है। चावल और गेहूं के मामले में भारत जो है दुनिया में सेकंड स्थान पर है और चावल और गेहूं के मामले में चाइना जो है पहले स्थान पर है। चावल जो है रबी की सीजन की फसल है, तो यह मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, अतः इसे जो है शरद या फिर रबी के सीजन में बोया जाता है। शरद अर्थात रबी की ऋतु में इसको बोया जाता है। गेहूं की कृषि के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी, ठंडी जलवायु और वार्षिक वर्षा लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की इसमें आवश्यकता होती है। देखिए गेहूं की फसल के लिए सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, जब इसकी वृद्धि हो रही हो उस समय इसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो और जिस समय पक जाए चावल, पकने के समय या काटने के समय तापमान 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इस फसल का लगभग 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भारत का जो उत्तरी मध्य भाग है इसमें गेहूं का लगभग 85% उत्पादन यहीं पर होता है, अर्थात उत्तर गंगा का मैदान, मालवा पठार तथा हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र, यहाँ पर गेहूं का प्रमुख उत्पादन होता है। हिमालय के उच्च भागों में और मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र में यह वर्षा पर निर्भर फसल है। यानी हिमालय के जो उच्च भाग हैं ये वाला जो रीजन है और जो मालवा पठार वाला रीजन है यहाँ पर गेहूं की खेती वर्षा पर डिपेंड है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। पंजाब और हरियाणा में जो गेहूं की उत्पादकता है वो 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है वो मध्यम स्तर की है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि जो है वर्षा आधारित है और यहां पर उत्पादकता कम है। करनाल, बंट और रस्ट जो है ये गेहूं की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है। रस्ट को जो है 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। गेहूं में बोनेपन का जीन नोरिन 10 है। देखिए ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और कई बार परीक्षाओं में ये पूछे भी गए हैं। तीसरी खाद्यान्न फसल है आपकी ज्वार। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं और इनमें ज्वार प्रमुख है। ज्वार जो है ज्वार कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। यह जो है दक्षिण और मध्य भारत के जो अर्धशुष्क क्षेत्र हैं उनकी प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य जो है देश का सबसे अधिक ज्वार उत्पादक राज्य है। देखिए यहाँ पर मैंने लेटेस्ट डेटा रखा है, तो महाराष्ट्र राज्य में लगभग 37.88% ज्वार का उत्पादन होता है और जो कि देश में सर्वाधिक है। अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्यों में कर्नाटक में लगभग 20%, तमिलनाडु में लगभग 10 या फिर 11%, राजस्थान में लगभग 10% और आंध्र प्रदेश में लगभग 8% उत्पादन होता है।
दक्षिण राज्यों में खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, लेकिन उत्तर के राज्यों में ये खरीफ की फसल है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है और यहां पर इसकी उत्पादकता भी कम है। चौथा खाद्यान्न है आपका बाजरा। देखिए, बाजरा जो है भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में गर्म और शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है, या तो सिंगल रूप से खेत में बोया जाएगा या फिर किसी अन्य फसल के साथ खेत में ही बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्यों की बात करें तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में जो भारत का संपूर्ण जो बाजरा उत्पादन है उसका 45.22% उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, फिर हरियाणा का आता है, फिर गुजरात और फिर एमपी का आता है। ये सब आंकड़े जो है लेटेस्ट आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। अगला है यहां पर मक्का। मक्का एक खाद्य या फिर चारा फसल है, यानी मक्का का इस्तेमाल खाद्यान्न के रूप में और चारा फसल के रूप में भी किया जाता है, जो निम्न कोटि मिट्टी और अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। ये जो फसल जो है कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है, फिर भी यह जो है पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर जिसके लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। ये मक्का की जो खेती है ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में नहीं होती है और बाद बाकी देश के अन्य हिस्सों में ये होती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु है। कर्नाटक राज्य है सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करता है। इसकी जो पैदावार है वो दक्षिण राज्यों में अधिक है, जो मध्य भागों की और कम होती जाती है। दक्षिण के जो राज्य उनमें पैदावार अधिक है, लेकिन जैसे जैसे आप मध्य भाग में आएंगे तो वहां पर पैदावार इसकी कम होती जाती है। अब देखिए, खाद्यान्न के बाद सेकंड नंबर पर आपकी आ जाती हैं दालें। भारत जो है दालों का प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता देश है, यानी भारत में बहुत ज़्यादा दालें उत्पादित भी की जाती हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी की जाती हैं, क्योंकि भारत एक शाकाहारी देश है। यहाँ पे शाकाहारी लोगों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से भारत में दालों का जो कंजम्पशन है या फिर भोग है वो बहुत ज़्यादा है। देश में दालों की खेती जो है अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों और उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। ये जो है फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती हैं। आपने सुना होगा कि जब कोई हम गहन फसल करते हैं, ऐसी फसल उगाते हैं जिसमें मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग कोई दलहनी फसल उगाते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरता पुनः आ जाए। तो जो दालें होती हैं फलीदार फसलें होती हैं और ये मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने की वजह से दालें जो है शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठक हैं। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में बोई जाती हैं तो वहाँ पे वर्षा आधारित फसल है ये, तो इस वजह से वहाँ पर इनकी उत्पादकता कम है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान देश के शीर्ष 3 दाल उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन एमपी में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर राजस्थान का आता है। चना और अरहर जो है ये भारत की प्रमुख दालें हैं। तो बात कर लेते हैं चना की। देखिए, चना जो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है और यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चने के फसल क्षेत्रों में कमी आई है और इसके स्थान पर यहाँ पर गेहूं की फसल बोई जाती है। यानी पहले हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में चने की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जब हरित क्रांति यहाँ पर आई है तो उसके बाद चने की खेती कम करके यहाँ पर अब गेहूं का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। अब देश के कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 2.8% भाग पर ही चने की खेती की जाती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य एमपी में चने का 24.63% उत्पादन होता है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र का आता है, फिर यूपी का आता है, फिर कर्नाटक का आता है। देखिए, ये सब आंकड़े लेटेस्ट आंकड़े यहां पर मैंने रखे हैं। अगली दाल है आपकी अरहर या फिर तूर दाल। तो अरहर जो है देश की दूसरी प्रमुख दाल है। इसे लाल चना या फिर पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है देश के मध्य और दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों और सीमांत क्षेत्रों में बोई जाती है। ये सीमांत जो भू क्षेत्र उनमें ये बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले कर्नाटक से आता है। कर्नाटक जो है अरहर दाल का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर तेलंगाना, इनका नंबर आ जाता है। देखिए, ये सब आंकड़े लेटेस्ट आंकड़े हैं, 2019-20 के आंकड़े यहाँ पर रखे गए हैं। हमने खाद्यान्नों की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं तिलहन की, यानी ऑयल सीड्स की बात करते हैं। तो खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात,
राजस्थान के शुष्क भागों, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। ये हमारे यहाँ जितना भी बोया गया क्षेत्र है उसके अकेले 14% भाग पर जो ऑयल सीड्स हैं वो बोए जाते हैं। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी शामिल हैं। ऑयल सीड में सबसे पहले आ जाता है मूंगफली। तो देखिए, भारत जो है विश्व में 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है और चीन के बाद दुनिया का दूसरा प्रमुख मूंगफली उत्पादक देश है। यानी पहले नंबर पर चाइना आता है और सेकंड नंबर पर मूंगफली उत्पादन में भारत आता है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में यह रबी के सीजन में यानी अक्टूबर-नवंबर महीने में यह बोई जाती है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र पर फैली है। गुजरात राज्य जो है मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। गुजरात राज्य में भारत के कुल मूंगफली उत्पादन का 46.68% उत्पादित होता है। इसके बाद राजस्थान का स्थान आता है, फिर तमिलनाडु आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। ये इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। ये सभी डेटा जो लेटेस्ट डेटा यहाँ पर दिया गया है, तमिलनाडु के सिंचित क्षेत्रों में इसकी पैदावार अधिक होती है, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। सेकंड यहाँ पर ऑयल सीड है तोरिया और सरसों। देखिए, तोरिया और सरसों में बहुत सारे तिलहन शामिल हैं, जैसे कि राई, सरसों, तोरिया और तारामीरा, ये सब इसमें शामिल हैं। ये सभी जो है उपोष्णकटिबंधीय फसलें हैं और भारत के मध्य और उत्तर पश्चिमी भाग में रबी के सीजन में बोई जाते हैं, यानी गेहूं के साथ ये बोई जाते हैं। और ये फसलें जो हैं पाला सहन नहीं कर सकती हैं। इन फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसका लगभग 2/3 भाग सिंचित है, यानी इन फसलों का जो क्षेत्र है उसका लगभग 2/3 भाग जो है सिंचाई पर निर्भर है। तिलहन जो है देश के कुल शस्य क्षेत्र के केवल 2.5% भाग पर बोए जाते हैं। यानी तिलहनी जो फसलें हैं, जिसमें कि आपकी ये वाली फसलें शामिल हैं, ये देश के कुल जो शस्य क्षेत्र है उसके 2.5% भाग पर ये बोए जाते हैं। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान। देखिए, राजस्थान में तिलहन का 46.06% उत्पादित होता है। इसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश का आता है, फिर यूपी और पश्चिम बंगाल का आता है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है हरियाणा और पंजाब में अपेक्षाकृत ज्यादा है। अन्य तिलहनों में सोयाबीन और सूरजमुखी शामिल हैं। सोयाबीन अधिकतर एमपी और महाराष्ट्र में बोया जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दोनों राज्य मिलाकर जो है देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सेकंड है यहाँ पर सूरजमुखी। देखिए, सूरजमुखी फसल का जो सांद्रण है ये कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के भागों में है। कर्नाटक राज्य जो है सूरजमुखी का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कर्नाटक राज्य अकेले 48.65% का उत्पादन करता है। देश के उत्तरी भागों में ये एक गौड़ फसल है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है। इसके बाद यहां पर रेशेदार फसलों की बात की गई है। देखिए, रेशेदार फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा या फिर अन्य कई प्रकार के जो सामान हैं इनको बनाने के लिए रेशा प्रदान करती हैं। तो कपास और जूट जो हैं ये भारत के दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। सबसे पहले बात करते हैं कपास की। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ के सीजन में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का एक बहुत बड़ा भाग ये पाकिस्तान में चला गया था। ये बहुत बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान के रीजन में चला गया था। भारत जो है छोटे रेशे वाली जो भारतीय कपास है और लंबे रेशे वाली जो अमेरिकन कपास है, दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश में बादल रहित होना चाहिए, यानी आकाश में किसी प्रकार के बादल छाए नहीं होने चाहिए, ना ही कोई वर्षा ऋतु होनी चाहिए। भारत जो है कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 23% उत्पादन करता है और भारत का कपास के उत्पादन में चाइना के बाद दूसरा स्थान है। यहां पर भी मैंने लेटेस्ट डेटा यहां पर रखा है। देश के समस्त बोई क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है और कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान। पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र वाला रीजन। दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के पठारी भाग इसमें शामिल हैं। इसमें तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो पठारी भाग हैं वो इसमें शामिल हैं। कपास के जो अग्रणी उत्पादक राज्य हैं उसमें गुजरात अकेले 27% कपास का उत्पादन करता है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर तेलंगाना आता है, राजस्थान, फिर कर्नाटक का स्थान आता है। इसका उत्पादन जो महाराष्ट्र का जो वर्षा निर्भर रीजन है, यानी कपास का उत्पादन जो महाराष्ट्र के वर्षा निर्भर रीजन है उनमें कम है। सेकंड है यहां पर जूट का प्रयोग जो है मोटे वस्त्र, थैला, बोरे
और जो अन्य सजावटी सामान है इसको बनाने में किया जाता है। जूट जो है पश्चिम बंगाल और इससे संस्पर्शी जो पूर्वी भाग है, यानी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए जो भी राज्य हैं उनकी एक व्यापारिक फसल है। जूट को जो भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, यानी कि इसको गोल्डन रेशा भी कहा जाता है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, इसमें चला गया था। आज भारत जो है विश्व में जूट उत्पादन में बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर पर है, यानी जूट के उत्पादन में बांग्लादेश पहले स्थान पर आता है, सेकंड नंबर पर भारत आता है। पश्चिम बंगाल देश के उस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। इसके बाद फिर बिहार और असम का नंबर आता है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 0.5% भाग पर बोया जाता है, यानी जूट का जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, वो कुल शस्य क्षेत्र का 0.5% भाग है। अन्य फसलें, तो अन्य फसलों में सबसे पहले आ जाता है आपका गन्ना, यानी शुगर कैन। देखिए, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है और वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र और उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर प्रदेश राज्य तक सीमित है। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश जो है महाराष्ट्र और गुजरात तक विस्तृत हैं। दक्षिण भारत में गन्ने की जो खेती है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है। यहाँ पे गन्ने के बारे में बताया गया है कि ब्राजील के बाद भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है और यहाँ पर विश्व के 23% गन्ने का उत्पादन होता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र के 2.4% भाग पर ही इसकी खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का जो है 44.68% गन्ना उत्पादन करता है, यानी उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार हैं, जहाँ पर इसका उत्पादन जो है स्तर अधिक है, यानी यहाँ पर इसके उत्पादन का स्तर अधिक है। अगली फसल है यहाँ पर चाय। देखिए, चाय जो है एक रोपड़ कृषि है जो कि पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल की जाती है। काली चाय की पत्तियां जो किण्वित होती हैं, किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो काली चाय की जो पत्तियां होती हैं किण्वित करके बनाई जाती हैं, जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। देखिए, कैफीन और टैनिन जो है ये मनोस्फूर्तिदायक हैं। जैसे कभी कभी आपको लगता है थकान सी महसूस हो रही है और आप चाय पी लेते हैं तो एकदम आप में स्फूर्ति आ जाती है, क्योंकि इसमें कैफीन और टैनिन की मात्रा होती है जो कि हमें मनोस्फूर्ति प्रदान करते हैं। चाय का पौधा जो है उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशी फसल है और भारत में इसका रोपण जो है अंग्रेजों ने आरंभ किया था। यह जो है उष्ण आर्द्र और उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले जो तरंगित भाग हैं, तरंगित का मतलब हल्के ढलान वाले जो भाग हैं, इन पर अच्छे अप्रभाव वाली मिट्टी में बोई जाती है। देखिए, चाय की फसल उगाने के लिए खास बात यह है ढालनुमा क्षेत्र होना चाहिए और वहाँ पे वर्षा की उपलब्धता भी होनी चाहिए ताकि पानी जो बरसे वो इसकी जड़ों में रुके ना। भारत में चाय की खेती जो है 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। बाद में इसकी खेती जो है पश्चिमी बंगाल के उप हिमालयी भागों में जैसे दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार जिलों में प्रारंभ की गई थी। दक्षिण में चाय की खेती जो है पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची पहाड़ियों के निचले ढलानों पर की जाती है। चाय की 2 किस्में भारत में उपजाई जाती हैं, भोइया या फिर चीनी चाय और आसामिका या फिर असमी किस्म। भारतीय चाय बोर्ड जो है कोलकाता में स्थित है। देखिए, कई बार पूछा गया है कि भारतीय चाय बोर्ड कहाँ पर है, ये कोलकाता में स्थित है। भारत जो है चाय के वैश्विक उत्पादन का लगभग 23% भाग उत्पादन करता है और चाय के वैश्विक व्यापार में इसका हिस्सा जो है लगभग 13% है। चीन के बाद भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। चाय उत्पादन के मामले में चाइना पहले नंबर पर है और भारत जो है सेकंड नंबर पर आता है। भारत का जो उत्तरी भाग है, यानी भारत का उत्तरी भाग 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तरी भाग का सेंस ये है, यानी ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है, लगभग 83% उत्पादन यहीं से होता है, जिसमें अधिकांश उत्पादन जो है असम से, असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। 50% से ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। वहीं भारत के दक्षिणी भाग की बात करें, इस वाले भाग की बात करें तो भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17% उत्पादन करता है, जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हैं, जैसा कि आप मैप में यहां पर देख पा रहे हैं। 3rd नंबर पर है आपका कॉफी। देखिए, कॉफी जो है एक उष्णकटिबंधीय रोपड़ कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है और एक पेय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉफी की जो है 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत में कॉफी की 2 किस्में उगाई जाती हैं, इसमें अरेबिका और रोबस्टा शामिल हैं।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रोबस्टा किस्म है, तो रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, जबकि जो अरेबिका कॉफ़ी है, अरेबिका कॉफ़ी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड ज़्यादा है और इसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य भी अधिक है। भारत में विश्व का केवल 3.17% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया और युगांडा के बाद भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यहाँ पर लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर रखे गए हैं। कॉफ़ी जो है सबसे पहले कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाई गई थी। कर्नाटक का जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, वहाँ पे सबसे पहले कॉफ़ी का उत्पादन किया गया था। लगभग संपूर्ण उत्पादन 3 राज्यों, जिसमें कर्नाटक का योगदान सबसे ज़्यादा है। कर्नाटक में कॉफ़ी का लगभग 71% उत्पादन होता है। इसके बाद केरल का नंबर आता है, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। देखिए, कॉफ़ी बोर्ड जो है भारत के बेंगलुरु में स्थित है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि चाय बोर्ड कहाँ पर है, चाय बोर्ड कोलकाता में है और कॉफ़ी बोर्ड जो है बेंगलुरु में स्थित है। अब यहाँ पर भारत में कृषि विकास के बारे में बात की गई है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको इसका इतिहास पता होना चाहिए कि भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ है। जब हम भारत में कृषि विकास की बात करेंगे तो हम आज़ादी से पहले जो देश में खेती की हालत थी, कृषि की हालत थी, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज़ादी से पहले हमारे देश में ब्रिटिशर्स का शासन था और ब्रिटिशर्स के पीरियड में जो उनकी शोषणकारी नीतियाँ थीं, उनकी वजह से खेती में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। खेती की स्थिति जो थी दिनों दिन गिरती जा रही थी। अंग्रेजों ने तमाम तरह की शोषणकारी नीतियाँ बनाई और हमारे भारतीय किसानों को व्यापारिक फसलों को उगाने के लिए बाध्य किया। इसके अलावा उन्हें केवल और केवल टैक्स से मतलब था, उन्हें किसी प्रकार के सुधार से मतलब नहीं था। खेती में किसी प्रकार का उन्होंने कोई सुधार नहीं किया, केवल और केवल टैक्स वसूला। तो किसान जो थे मजबूरी में, कुछ लोग खेती कर रहे थे और अधिकांश किसान जो थे खेती छोड़ चुके थे। तो आज़ादी से पहले स्थिति ये थी कि हमारे देश में भयंकर अकाल भी पड़े, जिनमें लाखों लोग जो थे मारे गए। तो आज़ादी से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जी अर्थव्यवस्था जैसी थी। जीविकोपार्जी का मतलब ये था कि उस समय केवल लोग अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करते थे। उस समय कोई व्यापारिक उद्देश्य नहीं था। 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था, यानी जिस समय तक हमारा देश आज़ाद हुआ है उस समय तक खेती की जो दशा थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि जो थी वो पाकिस्तान में चली गई। ये भी हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए। यानी पहली पंचवर्षीय जो योजना आई है, उस पंचवर्षीय योजना में ही उपाय रखा गया था कि कैसे भी करके हमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सुधार करना है, कृषि उत्पादन बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, जो व्यापारिक फसलें उगाई जा रही थी, तो व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाना था। कृषि गहनता को बढ़ाना था, यानी कि एक ही फसली वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जा सकें। कृषि योग्य जो बंजर या फिर पड़ती भूमि है, इसको कृषि भूमि में कन्वर्ट करना था। तो ये कुछ सरकार के उद्देश्य थे जो कि सरकार ने पूरे किए भी। प्रारंभ में जो ये नीति अपनाई गई, इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक जो कृषि का उत्पादन था ये स्थिर हो गया। स्टार्टिंग में सरकार ने जो ये नीति अपनाई है, इस नीति से उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन कुछ समय के बाद उत्पादन स्थिर हो गया है, क्योंकि भाई जमीन में कोई सुधार तो किया नहीं गया था। जमीन में किसी प्रकार के खाद्यान्न को उगाने के लिए कोई फर्टिलाइजर वगैरह या फिर रसायन वगैरह इस्तेमाल नहीं किए गए थे, तो जमीन की जो उत्पादक क्षमता थी वो कम थी। तो उस समय क्या था, उस समय जो सरकार थी, उस समय की सरकार एक PL 480 के नाम से एक संधि थी जो कि अमेरिका के साथ की गई थी। उस संधि के तहत अमेरिका से सस्ते दामों पर खाद्यान्न आयात करती थी। एक बार की स्थिति ये बनी, ये मैं इतिहास की कहानी बता रहा हूँ। एक बार की स्थिति ये थी कि किसी मुद्दे को लेकर भारत ने एक मीटिंग में रसिया का सपोर्ट कर दिया। तो उस समय जो अमेरिका के मंत्री वगैरह थे वो बड़ा खफा हो गए। उनका व्यंग ये था, उनका तर्क, उनका मतलब कमेंट ये था कि खाते तो हमारी हो, बजाते उनकी हो। तो ये बात उस समय नेहरू जी को बहुत ज़्यादा चुभ गई और नेहरू जी ने तभी संकल्प लिया कि भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। उसके बाद देश में फिर बहुत सारी नीतियाँ स्टार्ट की गई, जिन्हें हरित क्रांति के नाम से बाद में जाना गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो कि 1960-61 में प्रारंभ किया गया और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जो कि 1964-65 में आरंभ किया गया, ये कार्यक्रम शुरू किए गए। परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों के परिणामस्वरूप देश को दूसरे देशों से खाद्यान्नों को आयात करना पड़ा। देखिए, जिस समय कार्यक्रम स्टार्ट किए गए, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा उसका आउटपुट एकदम से तो आएगा नहीं, वेट तो करना पड़ेगा, 1-2 साल 2-3 साल का वेट करना पड़ेगा। और उसी दौरान अकाल भी पड़ गए, युद्ध भी हो गए, भाई चाइना से भी युद्ध हुआ, पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ, तो ये भी एक संकट था। तो हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। 1960 के दशक के मध्य में
गेहूं यानी गेहूं के बीज मैक्सिको से और चावल की जो किस्में हैं फिलीपींस से आयात की गई, जो कि अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी और ये कृषि के लिए उपलब्ध करवाई गई। भारत ने पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, आंध्र प्रदेश और गुजरात के सिंचाई वाले जो क्षेत्र हैं इनमें रासायनिक खाद के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्मों यानी हाई यील्ड वैरायटी को अपनाया। अब देखिए, जो हमने गेहूं के बीज हैं या चावल के जो बीज मंगाए हैं उच्च उत्पादकता वाले बीज हैं। अब उच्च उत्पादकता वाले बीजों की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, ज़्यादा रसायनों की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है कि इनकी पैदावार उन क्षेत्रों में की जाएगी जहाँ पर सिंचाई अच्छे से हो रही है। तो इसी क्रम में इन्होंने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात के सिंचाई वाले रीजन है वहाँ पर इनकी खेती करवाना स्टार्ट किया। अब देखिए, ये जो खेती स्टार्ट हुई है इससे लाभ भी हुआ है, एकदम उत्पादन में एकदम बूम देखा गया है, एक बूस्ट देखा गया है। तो कृषि विकास की नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और इस अभूतपूर्व वृद्धि को हरित क्रांति के नाम से जाना गया। हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे कि उर्वरक हैं, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि जो कृषि आधारित उद्योग हैं या छोटे पैमाने के उद्योग हैं इनके विकास को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि जब इन क्षेत्रों में हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज बोए गए तो इन बीजों की समस्या यही थी कि इनमें प्रतिरोधकता कम थी और इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी। इसके अलावा यहाँ पर परंपरागत तरीके से खेती न करके अब उपकरणों की मदद से खेती की जाने लगी थी। तो इन सबसे लाभ ये हुआ कि जो कृषि आधारित छोटे उद्योग हैं वो भी यहाँ पे पनपने लगे। कृषि विकास की नीति से देश जो था वो खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, यानी 1960 के दशक के अंत तक देश जो था वो खाद्यान्नों के मामले में इससे आत्मनिर्भर हो गया। प्रारंभ में हरित क्रांति जो होती देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी, फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। जैसा कि आज भी देखते हैं, जो पंजाब, हरियाणा या फिर पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं वो समृद्ध हैं, वहीं देश के जो दक्षिण के किसान हैं या पूर्वी भारत के जो किसान हैं उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। उड़ीसा वगैरह के जो किसान हैं, झारखंड के किसान हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। दयनीय होने का रीजन यही है कि जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति का लाभ जो उत्तर पश्चिमी रीजन है उसके किसानों को ज़्यादा मिला, जबकि देश के अन्य भागों के किसानों को लाभ उतना नहीं मिला। तो बाद में क्या हुआ, बाद में इस तरह की फिर डिमांड अन्य राज्यों से भी उठने लगी है कि आपने केवल कुछ चुनिंदा स्थानों के जो किसान हैं उनको लाभ पहुंचाया है, हमें लाभ नहीं पहुंचाया है। तो इस समस्या का निराकरण करने के लिए योजना आयोग आगे आया है और योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया है। इसने कृषि, पशुपालन और जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया है। देखिए, ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ कब किया गया था। 1988 में योजना आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1990 के दशक की जो उदारीकरण नीति है और उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है, इसने भी भारतीय कृषि के विकास को भी प्रभावित किया। जैसा कि आप जानते हैं, 1991 में LPG अप्रोच को अपनाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की अप्रोच को अपनाया गया था। तो उसका लाभ हमारी भारतीय कृषि को भी मिला। अब आगे यहां पर सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की बात की गई है। देखिए, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है ये वर्ष 2014-15 से क्रियाशील किया गया है। इसका उद्देश्य जो है कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट, एकीकृत या समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर और उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। यानी यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन उनका संरक्षण हो और इस तरह से हम खेती करें कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन उन पर कोई नुकसान भी ना हो और हमें पैदावार भी अच्छी खासी मिल जाए। तो ये प्रोग्राम जो है 2014-15 से स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पे कुछ नोट के रूप में बातें बताई गई हैं कि सरकार 2015 में शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना और 2007 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती के क्षेत्र में सरकार ने यहाँ पर दो प्रमुख योजनाएं स्टार्ट की हैं। 2015 में एक तो परंपरागत कृषि विकास योजना स्टार्ट की है और 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्टार्ट की गई थी, जो कि जैविक खेती से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर नोट में वही चीज़ बताई गई जो मैंने आपको बताई थी कि पिछले 40 वर्षों में जो रासायनिक उर्वरक हैं इनकी खपत में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, लगभग 15 गुना वृद्धि हुई है। इसका रीज़न ये है कि जो उत्तम किस्म के बीज हैं, जो हाई यील्ड वैरायटी वाले जो बीज हैं, उनकी प्रतिरोधकता कम है, कीट प्रतिरोधकता उनकी कम है। अतः देश में 1960 के दशक में कीटनाशकों की जो खपत है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। भारत का किसान पोर्टल, तो किसान पोर्टल जो है किसानों के लिए बनाया गया है। इसमें किसानों के बीमा, कृषि भंडारण, फसलों, विस्तार गतिविधियों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अलावा इसमें उर्वरकों, बाजार मूल्य, पैकेज और प्रथाओं, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के विवरण भी दिए गए हैं।
मिट्टी की उर्वरता, भंडारण, बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का विवरण, प्रशिक्षण आदि का एक इंटरैक्टिव मानचित्र भी इसमें उपलब्ध कराया गया है। अब अंत में यहाँ पर भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं उन पर बात की गई है, उन पर विमर्श किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये मेंस के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ जो भारतीय कृषि की समस्याएं हैं, अगर उनको ध्यान से देखें तो आप लोग पाएंगे कि हमारे यहाँ के जो सभी राज्य हैं उनकी प्रादेशिक जलवायु हो, चाहे उनकी मिट्टी हो या फिर वहाँ की जो परिस्थितियाँ वो एक जैसी नहीं है। हर जगह पर आपको अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग जलवायु देखने को मिलती है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वहाँ की जो उर्वरता है, वहाँ की जो एग्रीकल्चर पद्धति है उसको प्रभावित करती हैं। तो कृषि परिस्थितियाँ और विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। देश की जो अधिकतर कृषि समस्याएं हैं वो प्रादेशिक हैं, तो कुछ समस्याएं जो सर्वव्यापी हैं, जिनमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल हैं, और इन समस्याओं का विवरण यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहली समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भरता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज भी हमारे देश का एक बड़ा तबका मानसून पर निर्भर है। वो जो है मानसून के अकॉर्डिंग ही खेती कर रहे हैं। तो भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है, यानी कहने का मतलब ये 2/3 भाग आज भी जो है मानसून पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ लगभग 2/3 किसान जो है वो आज भी मानसून पर निर्भर है। शेष कृषि क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अनिश्चितता है या अनियमितता है, ये सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति इससे प्रभावित होती है। कभी कभी क्या होता है, मानसून देरी से आता है, कभी कभी जल्दी आ जाता है। कुछ क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून से भयंकर वर्षा होती है तो वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात क्रिएट हो जाते हैं। कुछ क्षेत्र जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के बावजूद भी सूखा से ग्रसित रहते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ पर यदाकदा बाढ़ भी आ जाती है। जैसे वर्ष 2006 और 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र हैं, यहाँ पर आकस्मिक बाढ़ आई, जो कि इस परिघटना का उदाहरण है। तो कहने का मतलब ये सूखा और बाढ़ जो है भारतीय कृषि के लिए जुड़वा संकट बने हुए हैं। जिस समय देश में एक जगह सूखा पड़ा होता है तो वहीं दूसरी जगह बाढ़ भी आ रही होती है। तो ये स्थिति हमारे भारत में देखने को मिलती है। दूसरा है यहाँ पर निम्न उत्पादकता। अगर हम भारत की उत्पादकता को दुनिया के विकसित देशों से कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं भारत में उत्पादकता जो है वो कम है। तो भारत में अधिकतर फसलों जैसे कि चावल, गेहूं, कपास और तिलहन की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है ये अमेरिका, रूस और जापान से भी कम है। इसका रीजन ये है कि अभी भी हमारे यहाँ के किसान उतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकें। आज भी हमारे यहाँ ये सब फसलें परंपरागत प्रौद्योगिकी के दम पर उगाई जा रही हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ पैदावार जो है वो विकसित देशों की तुलना में कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में जो श्रम की उत्पादकता है ये भी बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में जनसंख्या कम है, जो वहाँ के कृषि क्षेत्र हैं बड़े बड़े हैं, अधिकतर खेती जो है मशीनों से की जाती है, तो वहाँ पर पैदावार ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ जोतें जो है कृषि जोतें उनका आकार छोटा है, जनसंख्या ज़्यादा है, जमीन पर दबाव ज़्यादा है। इस वजह से हमारे यहाँ जो भारतीय श्रम में उत्पादकता जो है ये बहुत कम है। देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर जो शुष्क क्षेत्र हैं इनमें उत्पादकता और भी ज़्यादा कम है। तीसरा है यहाँ पर तीसरी प्रॉब्लम है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता। आज भी किसान जो है कर्ज के कुछ चक्र में फंसते चले जा रहे हैं और आज भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो आधुनिक कृषि जो है उसमें लागत बहुत आती है। आधुनिक कृषि का मतलब इसमें कि अच्छी खासी मात्रा में खाद पड़ती है, रासायन वगैरह पड़ते हैं और जो आधुनिक यंत्र हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह की जो खेती है, आधुनिक खेती है, इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे में जो सीमांत या फिर छोटे किसान हैं तो इन किसानों की कृषि बचत बहुत कम या फिर ना के बराबर हो जाती है। कृषि से कम होती आय और फसलों के खराब होने से भी कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। एक तो कृषि से आय कम होती है, कई बार क्या होता है मौसम बिगड़ जाता है, मौसम का मिजाज बिगड़ने की वजह से कभी ओलावृष्टि हो गई, भयंकर वर्षा हो गई तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो इन सब से भी किसान जो है कहीं ना कहीं मजबूर होकर कर्ज लेते हैं और कर्ज के कुछ चक्र में फंसते चले जाते हैं। चौथा है हमारे यहाँ भूमि सुधारों की कमी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम में 3 भू राजस्व प्रणालियों को स्टार्ट किया गया था, जिनमें महालबाड़ी, रैयतबाड़ी और जमींदारी थी। इन तीनों में जो जमींदारी प्रथा थी ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा शोषणकारी साबित हुई। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये भूमि सुधार जो थे कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पाए। आज़ादी के बाद सरकार ने प्रयास तो किया कि भूमि सुधार करेंगे, लेकिन यहाँ पर वही था कि जो पॉलिटिकल विल पावर थी उसकी कमी थी, क्योंकि अधिकांश जो जमींदार या फिर बड़े जो लोग थे, प्रतिष्ठावान लोग थे, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए थे।
तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने ही लोगों पर कैसे एक्शन लेती, ये भी एक समस्या थी। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने से टाल मटोल किया। उसका रीजन यही था कि ये जो जमींदार लोग थे ये सब किसी न किसी पार्टी के सदस्य थे, तो ऑब्वियस सी बात है हर पार्टी अपने सदस्यों का ख्याल रखती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे उनकी जमीनें नहीं छीनी गई। पांचवा है छोटे खेत तथा विखंडित जोत। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि जो बाप की जमीन होती है वो बेटों में हस्तांतरित होती है, बेटों को ट्रांसफर हो जाती है, बेटे उसका उपभोग करते हैं। अब मान लेते हैं एक पिता के 2 बेटे हैं और ये जमीन मान लीजिए 2 बीघा जमीन है, तो यहाँ पर जब 2 बेटे हैं तो इन दोनों बेटों के हिस्सों में 1-1 बीघा जमीन आ जाएगी, है ना। अब फिर से आगे चल के इन बेटों के भी 1-2 बेटे हो जाते हैं, तो अब इन बेटों को भी जमीन कितनी कितनी मिलेगी, यहाँ पे 0.5 बीघा पड़ने पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर जो कृषि जोत है उसका आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। तो इसी वजह से भारत में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पर सीमांत तो छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है, तो भारत में सीमांत तो छोटे किसानों की जो संख्या है वो अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत हैं और लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार जो है 0.5 हेक्टेयर से भी कम है, यानी कहने वाला लगभग 2.5 बीघा से भी कम है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भूजोत जो हैं ये बिखरे हुए हैं, यानी हमारे यहाँ जो खेत वगैरह हैं लोगों के वो बिखरे हुए हैं, एक जगह पर नहीं है। विखंडित और छोटे भूजोत जो हैं ये आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं। अगर मान लीजिए एक बड़ा खेत होगा, एक ही जगह खेत का टुकड़ा होगा, तो किसान उसमें कोई अच्छी फसल उगा पाएगा। अब क्या है, मान लीजिए एक किसान का मान लीजिए एक हेक्टेयर जमीन है और उस एक हेक्टेयर जमीन में भी जमीन के जो टुकड़े हैं वो 4-5 जगह फैले हुए हैं, तो ऐसे में किसान के सामने संकट होता है, कैसे उन सबको कवर करें, कैसे वहाँ पर उन सबको मैनेज करें। अगर एक ही जगह रहेगा तो उसकी देखभाल भी कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से वहाँ खेती भी कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भूजोत हैं वो बटी हुई हैं, यानी यहाँ फैली हुई हैं, तो फैले होने की वजह से वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है। सरकार ने प्रयास भी किया था 60 के दशक में चकबंदी योजना लाकर कि खेती को चकबंदी के तहत खेतों का जो चक है एक किया जाए, ताकि जो बिखरी हुई भूजोत हैं उनको जोड़कर एक किया जा सके। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही, कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है, ये बात यहाँ पे बोली भी गई है। छठवां है यहाँ पर वाणिज्यीकरण का अभाव। वाणिज्यीकरण का मतलब ये है कि जो दुनिया में जो व्यापार है, यानी कि जो व्यापारिक स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ के किसान फसलें नहीं उगा रहे हैं। हमारे यहाँ के किसान केवल और केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती कर रहे हैं। तो अधिकतर किसान जो हैं अपनी ज़रूरत या फिर स्वयं उपभोग के लिए फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी ज़रूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है। भाई इनके पास मजबूरी भी है, मजबूरी ये है कि इनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है और जो कुछ भी इनके पास ज़मीन है उससे ये अपने लायक की खेती कर पा रहे हैं। तो ये कैसे वाणिज्य का सोच पाएंगे, कैसे ये बाजार की मांग को पूरा कर पाएंगे। यद्यपि सिंचित क्षेत्रों में कृषि का जो आधुनिकीकरण है और वाणिज्यीकरण ये हो रहा है, यानी जो सिंचाई वाले क्षेत्र से, जो हरित क्रांति वाले क्षेत्र है, वहाँ पर कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, वहाँ पर वाणिज्यीकरण हो रहा है और वहाँ पर पैदावार भी ज़्यादा है। 7वां है यहाँ पर व्यापक अल्प रोजगारी। देखिए कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर रोजगार 12 के 12 महीनों में उपलब्ध नहीं है। केवल कुछ ऋतुओं में ही रोजगार उपलब्ध है, जब फसली सीजन होता है उस समय ही रोजगार उपलब्ध होता है। बाद बाकी समय में यहाँ के जो मजदूर वगैरह होते हैं उनको इंतजार करना पड़ता है या फिर उनको कहीं अन्यत्र जॉब वगैरह करनी पड़ती है। तो भारतीय कृषि में विशेषकर जो असिंचित क्षेत्र हैं, तो असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋत्विक बेरोजगारी है, यानी ऋतुओं के अकॉर्डिंग बेरोजगारी है, जो 4 से लेकर 8 महीने तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं है। देखिए फसल ऋतु की बात करें तो जिस समय फसलें बोई जाती हैं उस समय केवल मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, और जिस समय फसल काटी जाती है उस समय मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, बाद बाकी समय में नहीं पड़ती है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। 8वां पॉइंट है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। देखिए जैसा कि अभी आपको हम पढ़ा चुके हैं कि भारत में कृषि जोतों का आकार छोटा है और उन कृषि जोतों पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। जनसंख्या का दबाव अधिक होने की वजह से किसान कोशिश ये करता है कि एक ही खेत से वो अधिक से अधिक पैदावार हासिल करे। तो ऐसे में किसान जो है, जो खेत है, खेत की उर्वरता को ध्यान में नहीं रखता है, यानी जो अपनी ज़मीन है उसकी उर्वरता उसमें है या नहीं है उसको ध्यान में नहीं रखता है। वो लगातार क्या करता है, खाद या फिर कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल करता है और कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल हो। जबकि आप लोग जानते हैं कि जब हम कोई गहन फसल खेत पर उगाते हैं
तो उसके बाद हमें एक फलीदार फसल भी उगानी चाहिए ताकि मृदा की जो उर्वर क्षमता है, मृदा में नाइट्रोजन इत्यादि जो तत्व हैं उनकी कमी पूरी हो सके। लेकिन किसान ऐसा नहीं करते हैं, किसान केवल अपना फ़ायदा देखते हैं। इसी चक्कर में वो बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं, बहुत ज़्यादा खाद वगैरह भी डालते हैं। तो ऐसे में जो भूमि है, भूमि संसाधन है, उनका निम्नीकरण होता है और इससे जो है मृदा उर्वरता की हानि होती है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांता, ये बहुत ज़्यादा जब हम पानी वगैरह लगाते हैं तो कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांत हो जाता है। लवणता और मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। लवणता तब होती है जब हम लगातार सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने की वजह से क्या होता है, जो जमीन के नीचे उपस्थित पोषक तत्व वगैरह होते हैं, अन्य तत्व वगैरह होते हैं, वो केशिका क्रिया की वजह से सतह पर आ जाते हैं और मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो लवड़ी हो जाती है। तो इस तरह से मृदा जो बंजर हो जाती है। कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो गया है। क्योंकि कीटनाशक वगैरह हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से मृदा की जो सॉइल प्रोफाइल की जो सबसे ऊपरी लेयर है उसमें भी कीटनाशक जा चुके हैं। जब ये कीटनाशक मृदा की ऊपरी परत में पहुंच जाते हैं तो जड़ों के माध्यम से क्या है, ये पौधों में जाते हैं, पौधों के बीज वगैरह में जाते हैं, पौधों के अन्य भागों में जाते हैं, वहाँ संचित हो जाते हैं और जब मानव इन्हें ग्रहण करता है तो मानव के शरीर में भी ये पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। सिंचित क्षेत्रों की फसल प्रतिरूप से दलहन यानी कि लेग्यूम फसलें विस्थापित हो गई हैं और बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से प्रति भूमि में काफ़ी मात्रा में कमी आई है। जैसे पहले के समय में ये कहा जाता था कि अगर हमने कोई एक गहन फसल उगाई है तो उसके बाद हमें कोई फलीदार फसल उगानी चाहिए ताकि जो जमीन की उर्वर क्षमता है वो पुनः वापस आ जाए। लेकिन आज के ज़माने में किसान ऐसा नहीं करता है, वो कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकें। तो ऐसे में उसने दलहन फसलों को अपने कृषि क्षेत्र से गायब कर दिया है। यही कारण है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो मृदा की उर्वर क्षमता है वो पुनः प्राप्त नहीं हो पाती है और मृदा की उर्वर क्षमता लगातार कम होती जा रही है और कृषि योग्य भूमि जो है उसका निम्नीकरण हो रहा है। इससे भूमि में पुनः उर्वरता पाने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है अवरुद्ध हुई है, जैसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण, ये प्रक्रिया हो ही नहीं पाती है। तो इन सब की वजह से मृदा का निम्नीकरण होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोट्स को परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स के साथ साथ इनकी जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।